हेलो बच्चों, आज हम लोग थर्मोडायनेमिक्स में सबसे ही इम्पोर्टेंट टॉपिक शुरू करने वाले हैं, जिसका नाम है बच्चों फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इसके पहले क्लास में हम लोग एडियाबैटिक प्रोसेस के बारे में पढ़े थे। एडियाबैटिक प्रोसेस और आइसोथर्मल प्रोसेस के स्लोप में क्या डिफरेंस होता है, डिफरेंस क्यों आता है, मैथमेटिकली उसका क्या रीज़न है। ग्राफ से तुमको समझाया था कि ये स्लोप में क्यों डिफरेंस होता है। क्वेश्चंस भी कुछ हम लोग कर लिए, तो उस पर अच्छे से हम लोग को बात समझ में आ गई। ऐसा मैं मानता हूँ कि सब लोग को अच्छे से बात समझ में आ गई अप टू द लास्ट क्लास। आज हम लोग जो टॉपिक शुरू कर रहे हैं, ये इस पूरे हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, दैट इज़ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। क्यों इम्पोर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। किसी भी एग्ज़ाम में तुम देखोगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से क्वेश्चन होने ही होने हैं, चाहे BHU बेसिक एग्ज़ाम हो, चाहे नीट का एग्ज़ाम हो, JEE मेंस हो, हर एग्ज़ाम में से क्वेश्चन पूछा जाता है। बहुत ही अच्छा लॉ है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, पढ़ने में बहुत मज़ा आएगा। इसको यूज़ करने में, अप्लाई करने में, जब इसको न्यूमेरिकल करोगे तो तुमको और अच्छा लगेगा, ठीक है। लेकिन उसके पहले हम लोग बहुत अच्छे से इसको आज समझ लेते हैं कि ये होता क्या है, इसको अप्लाई कैसे किया जाता है, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जैसा कि हमेशा शुरू करते हैं, एक कंटेनर लेते हैं या एक वेसल, ठीक है। एक वेसल या कंटेनर मैंने लिया और ये उसका हो गया बच्चों पिस्टन, ठीक है। और ये पिस्टन मूवेबल है, ये ऊपर नीचे मूव कर सकते हैं, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। अच्छा, अब इस पिस्टन के अंदर, इस कंटेनर के अंदर मान लो मैंने एक आइडियल गैस को फिल कर दिया, ठीक है। अब आइडियल गैस को मैंने इसके अंदर फिल कर दिया है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल ये पिस्टन में फिर कहता हूँ, ये पिस्टन ऊपर नीचे मूव कर सकते हैं अगर इसको सफिशिएंट फोर्स एनर्जी मिलती है तो। और ये वॉल्स ऑफ वेसल हैं जो उस गैस को चारों ओर से कवर किए, ठीक है। अच्छा, अब जैसे मान लो बच्चों हमने इस गैस को डेल्टा क्यू हीट दिया, डेल्टा क्यू हीट दी। इसको देने का मतलब ऐसे भी समझ सकते हो कि इस वेसल को मैंने एक स्टोव के ऊपर रख दिया ताकि इसको हीट मिलती रहे। अब ये हीट क्या सीधे गैस तक पहुंचेगी? नहीं, ठीक है। अब इस हीट का मैकेनिज़्म क्या होगा वो हमको समझना है। तो एक्चुअली होता क्या है ना, अगर तुमको फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स तो जो पढ़ेंगे वो तो हो गया, लेकिन अगर ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स होता क्या है, अगर ये तुमको समझाया जाए तो उसको मैं ऐसा कह सकता हूँ कि जब किसी गैस को हम हीट देते हैं, जब किसी गैसीय सिस्टम को, किसी गैसीय निकाय को हम ऊष्मा देते हैं, तो ये हीट को ये गैस कैसे यूज़ करता है, इस हीट को कैसे वो हैंडल करता है, हाउ डज द गैस यूज़ दिस हीट इज़ द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। किसी गैस को जब तुम हीट दोगे तो वो हीट का गैस क्या करेगा, उस हीट को कैसे वो यूज़ करेगा, कहाँ कहाँ उसको वो अप्लाई करेगा, क्या उसका गैस के साथ क्या कनेक्शन होगा। यही फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है कि इस हीट का एक्चुअल होगा क्या। व्हेन यू गिव हीट टू अ गैसीय सिस्टम, ये हीट को वो गैसीय सिस्टम कैसे हैंडल करेगा, बस यही फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। तो मैं ये कहा था कि जब तुम इस गैसीय सिस्टम को हीट दोगे तो क्या हीट इस गैस को मिल जाएगी पहले? नहीं सर, इस हीट से पहले ये बर्तन की दीवारें गर्म होंगी, ये जो वेसल के वॉल है पहले वो ना गर्म होंगे, तब ना हीट गैस तक पहुंचेगा। जब तुम किसी पानी को गर्म करते हो वेसल में रख के, तो पहले क्या गर्म होगा, पानी गर्म होगा कि पहले वेसल गर्म होगा? अरे जाहिर सी बात है सर, हीट और पानी के बीच में जो वेसल की वॉल्स है, जो बर्तन की दीवारें हैं, पहले वो गर्म होगा, पहले हीट उस वेसल को गर्म करेगा, फिर वो हीट पहुंचेगी उस वाटर तक। तो ये हीट इस मॉलिक्यूल्स तक कैसे पहुँचे, उसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं हम लोग।
तो होगा क्या कि जैसे ही इसको हम हीट देंगे, इसके वॉल्स गर्म हो जाएंगे, उनका टेम्परेचर बढ़ जाएगा, ठीक है, हॉट हो जाएंगे वॉल्स, ठीक है। अब देखो होगा क्या, सपोज दैट ये एक गैस का मॉलिक्यूल है, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। चलो उस मॉलिक्यूल का नाम दिया मैंने ए। हम सब जानते हैं कि गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बर्तन के जो वॉल्स होते हैं उनसे कोलाइड करते हैं। पर चूँकि एकदम फर्स्ट लेक्चर पढ़ाया था काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में कि वॉल्स के साथ इनका कोलिजन होता रहता है और यही कोलिजन अल्टीमेटली प्रेशर को जनरेट करता है। कुछ बात याद है, बताया था मैंने कि दिस कोलिजन, ये जो मॉलिक्यूल्स दीवार को ठक 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 बार बार टक्कर मारेंगे, वही प्रेशर को जनरेट करता है। तो मान लो कि ऐसे मॉलिक्यूल्स है, ढेर सारे मॉलिक्यूल्स हैं और ये सारे के सारे मॉलिक्यूल्स इन बर्तन की दीवारों से क्या करेंगे बच्चों, कोलाइड करेंगे, ठीक है, सारे के सारे मन कोलाइड करेंगे। किसी एक मॉलिक्यूल को ले लेते हैं, जो एक के साथ होगा वही सबके साथ होगा। तो जब एक मॉलिक्यूल इस बर्तन से जाके टकराएगा तो ये जो वॉल्स है वो तो गर्म है, कहाँ से उसको गर्मी मिली, कहाँ से उसको हीट मिली, ये जो डेल्टा क्यू तुम दिए हो इससे दीवार गर्म हो गई है, ये जो वॉल्स हैं गर्म हो गए। तो कोई मॉलिक्यूल जब ये इस पे टकराएगा तो एक गर्म दीवार से टकराएगा, जाके टकराया और वापस आया। एक कोलिजन इलास्टिक होता है अगर आइडियल गैस है तो अब ये सोचो ये गर्म वॉल से टकराएगा फिर वापस आएगा, तो जाहिर सी बात है कि इस वॉल के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो तो गर्म है और ये बेशर मॉलिक्यूल गैस का मॉलिक्यूल ठंडा है। तो गैस का मॉलिक्यूल जब टकराएगा इस वॉल के मॉलिक्यूल से तो जाएगा और वापस आएगा, तो इसके पास भी इसकी भी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। ये तो कन्फर्म है कि भाई जब वॉल से टकराएगा और वो गर्म है तो गर्म चीज़ से टकरा करके आएगा तो वो भी तो गर्म हो जाएगा। वो मतलब कौन, ये मॉलिक्यूल भी गर्म हो जाएगा। और सिर्फ ये मॉलिक्यूल नहीं, ऐसे जितने मॉलिक्यूल्स हैं, ये वाला मॉलिक्यूल, ये वाला मॉलिक्यूल, ये सारे के सारे मॉलिक्यूल जब बर्तन की दीवारों से टकराएंगे तो टकराने के बाद वो सब के सब गर्म हो जाएंगे। इन मॉलिक्यूल्स का टेम्परेचर भी क्या हो जाएगा सर, बढ़ जाएगा। जाहिर सी बात है भाई, दीवारें गर्म है, जाके तुम टकराए फिर आए तुम भी गर्म हो जाओगे। इट्स वेरी सिंपल, नॉट रॉकेट साइंस, सिंपल सी बात है। तो इन मॉलिक्यूल्स का टेम्परेचर बढ़ जाएगा, ठीक है। टेम्परेचर हम सब जानते हैं कि इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस इज़ प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, हम सब जानते हैं। तो अगर गैस की इंटरनल एनर्जी अगर बढ़ती है, इन केस मान लो बच्चों कि अगर गैस की इंटरनल एनर्जी, अगर गैस के मॉलिक्यूल का टेम्परेचर बढ़ता है तो उसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी। तो तुम जो हीट दिए हो उससे होगा क्या, इन गैस के मॉलिक्यूल की इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगी। सब कहते हैं बढ़ जाएगी, मगर कैसे बढ़ेगी उसका मैकेनिज़्म तुमको समझा दिया कि मॉलिक्यूल्स टकराएंगे, ये दीवारें गर्म हैं तो वो भी गर्म हो जाएंगे, टेम्परेचर बढ़ेगा और तुम कहोगे गैस की आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि हो गई, इसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ गई, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और होगी और वो ये होगी कि जो पिस्टन तुम देख रहे हो, ये पिस्टन क्या है सर, मूवेबल है। शुरू में मैंने कहा था ये ऊपर नीचे मूव कर सकती है। इन मॉलिक्यूल के पास पहले से ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी है, थैंक्स टू द वॉल से टकराए हैं, ज़्यादा एनर्जी लेकर के आए हैं। हालांकि पहले भी इनके पास एनर्जी थी, अब और ज़्यादा होगी। ये मॉलिक्यूल्स इस पिस्टन से भी टकराएंगे, भाई सबसे टकरा है इनसे भी टकराएंगे, और इससे अगर टकरा के आया फिर इसको टक्कर मारा तो और अच्छी बात है, क्योंकि जब ये मॉलिक्यूल इससे टकरा के आएगा तो इसके पास एनर्जी और बढ़ जाएगी और फिर उस एनर्जी से ये इसको टक्कर मारेगा, इसको मतलब पिस्टन को। तो जब ये मॉलिक्यूल इससे एनर्जी रिसीव करेगा और उस एनर्जी से इसके पिस्टन को धक्का मारेगा तो बताओ इस मॉलिक्यूल की एनर्जी कुछ कम होगी कि नहीं होगी, होगी ना। ये मॉलिक्यूल यहाँ से रिसीव किया, आया और इसको टक्कर मार दिया, तो हो सकता है कि ये थोड़ी बहुत एनर्जी जो इस दीवार से रिसीव किया है इसको पिस्टन को ऊपर धक्का मारने में खर्च कर दे।
ठीक है। हाँ, अगर ऐसा नहीं है कि ये पिस्टन ऊपर नहीं जा रहा है, तो जो भी हीट एनर्जी तुम दोगे वो उस मॉलिक्यूल के पास रहेगी हीट एनर्जी के फॉर्म में। लेकिन अगर वो लोग इस पिस्टन को धक्का मार के ऊपर उठाते हैं तो इसको हम क्या कहेंगे, वर्क डन बाय द गैस कहेंगे, पहले से हम लोग जानते हैं, ठीक है। तो मान लो इसने डेल्टा क्यू हमने कहा 10 जूल है, ठीक है। ये 10 जूल इस मॉलिक्यूल को मिल जाएगा, किसके थ्रू, इन दीवारों के थ्रू मॉलिक्यूल को मिल जाएगा, और इन मॉलिक्यूल की इंटरनल एनर्जी भी बढ़ जाएगी। तो मान लो डेल्टा यू भी कितना हो गया, 10 जूल हो गया सर, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं तुमसे ये कहूँ कि जो इनके पास इंटरनल एनर्जी बढ़ी है 10 जूल, उस 10 जूल में से ये लोग कुछ वर्क करने में खर्च कर दिए। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने कहा कि वर्क करने में 2 जूल खर्च हो गया, यानी कि अब इनके पास जो इंटरनल एनर्जी बचेगी वो तो 8 होगी। भाई इनको मिला था 10, लेकिन उस 10 से इन्होंने 2 खर्च कर दिया वर्क डन करने में, तो ये कह सकते हैं इनके पास 8 जूल बचेगा। तो कुल मिलाकर के अगर मैं ये तुमसे कहूँ कि डेल्टा यू इज़ इक्वल टू डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा डब्ल्यू, तो कोई दिक्कत नहीं है। गैस की जो इंटरनल एनर्जी है, जो तुम हीट दिए हो, इसमें से वर्क डन को माइनस कर दो। भाई यहाँ मैंने 10 जूल दिया, 10 जूल में से मॉलिक्यूल 10 जूल ले तो लिए, पूरा ले तो लिए 10 जूल, लेकिन अपने पास रख नहीं पाए, 2 जूल खर्च कर दिए वर्क डन करने में। तो अब उनके पास कितना बचेगा, तो कहोगे सर डेल्टा यू इज़ इक्वल टू डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा डब्ल्यू। भाई जितना तुम हीट दिए उसमें से उन लोगों ने जितना वर्क किया उसको निकाल दो, तो जो रिमेनिंग पार्ट होगा वो किस में जाएगा, इन द इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस। या इसको ऐसे कह सकते हो, डेल्टा क्यू इज़ इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू, ऐसे कह सकते हैं। बोलो, कह सकते हैं इस बात को। यही बच्चों, यही जो स्टेटमेंट देख रहे हो, डेल्टा क्यू इज़ इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू, यही फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है। यही फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का स्टेटमेंट है कि किसी गैस को जब हम हीट एनर्जी प्रोवाइड करते हैं तो उसका कुछ पार्ट, सब नहीं, कुछ पार्ट गैस के इंटरनल एनर्जी में खर्च होगा, और जो रिमेनिंग पार्ट है वो वर्क डन में खर्च होगा। यही बस है। मतलब इन दोनों के अलावा गैस किसी तीसरी जगह इस एनर्जी को खर्च नहीं कर सकता। दैट्स इट। या तो इंटरनल एनर्जी में जाएगा, या तो वर्क डन होगा, या दोनों में जाएगा, मगर इन दो के अलावा गैस को तुम जो भी हीट एनर्जी दोगे वो इन दो के अलावा और किसी तीसरी जगह खर्च नहीं कर सकता। यही फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता है, ठीक है। और जाहिर सी बात है, दिस लॉ इज़ बेस्ड ऑन, दिस लॉ ऑफ कोर्स इज़ बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। भाई एनर्जी कंजर्वेशन तो है, तुम जितना दिए उसको यूज़ कहाँ कर रहे हो उसको मैंने पता कर लिया, जितना दिया उतना यूज़ हुआ। प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो आई रिपीट इन अ सिंगल वर्ड, इन अ सिंगल सेंटेंस, कि जब हम किसी गैसेस सिस्टम को हीट देंगे तो सिर्फ उसका यूज़ दो जगह कर सकता है, या तो इंटरनल एनर्जी में, या तो वर्क डन में, या फिर दोनों में। हाँ, ऐसा हो सकता है कि मतलब इन दो के अलावा कोई तीसरा और जरिया नहीं होगा जहाँ डेल्टा यू को खर्च किया जा सके। अब अलग अलग प्रोसेसेस में अलग अलग कहानी होती है, वो मैं बताऊंगा। पहले इतना कॉपी करो फिर आगे चलते हैं। चलो आगे चलते हैं बच्चों, कॉपी कर ली होगे ना। चलो अब जैसे मान लो तुमको मैंने कहा कि ये जो भी हीट एनर्जी हम दे रहे हैं
ठीक है, वो दो जगह खर्च हुई, कुछ इंटरनल एनर्जी में खर्च होगा और कुछ वर्क डन में खर्च होगा। लेकिन प्रोसेस इम्पॉर्टेंट होता है, हर अलग अलग प्रोसेस में इस हीट का यूज़ अलग अलग तरीके से होगा। जैसे एग्जांपल्स मैं समझा रहा हूँ। फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस, हम बात करते हैं बच्चों पहले आइसोथर्मल प्रोसेस की। हम सब जानते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस में सर टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। टेम्परेचर कांस्टेंट होने का मतलब इंटरनल एनर्जी में चेंज क्या होगा, ज़ीरो। भाई टेम्परेचर जब नहीं बढ़ेगा तो इंटरनल एनर्जी कहाँ से बढ़ेगी? हम सब जानते हैं इंटरनल एनर्जी किस पर डिपेंड करता है, टेम्परेचर पर। शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, टेम्परेचर कांस्टेंट है तो इंटरनल एनर्जी में चेंज क्या होगा, ज़ीरो। मतलब उस कंडीशन में अगर हम फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, अगर यहाँ पर बच्चों फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगाते हैं तो हमको क्या मिलेगा सर? हमको मिलेगा डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा डब्ल्यू। मिलेगा नहीं मिलेगा? इसका मतलब क्या हुआ कि आइसोथर्मल प्रोसेस में तुम जो भी हीट दोगे वो ये इंटरनल एनर्जी में नहीं जाएगा, वो पूरा किस में जाएगा, वर्क डन में खर्च हो जाएगा। या कुछ ऐसे समझ लो, 10 जूल मैंने दिया, 10 जूल हीट दिया, 10 जूल इन मॉलिक्यूल को मिल गई एज इंटरनल एनर्जी मिल गई, लेकिन वो इंटरनल एनर्जी ये मॉलिक्यूल खर्च कर दिए वर्क डन में। इनकी एनर्जी 10 जूल बढ़ी मगर फिर खर्च हो गई। तो जब मिली फिर खर्च हो गई तो जाहिर सी बात है चेंज कितना होगा, जीरो होगा। पहले 10 इन लोगों ने लिया फिर 10 खर्च कर दिया, तो इनके पास इंटरनल एनर्जी में चेंज कितना होगा, जीरो होगा। और यानी कि वो पूरा डेल्टा क्यू किस में खर्च हो गया, सब वर्क डन में खर्च हो गया। तो लोग पूछते हैं सर कि आइसोथर्मल प्रोसेस ठीक है, टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, लेकिन ये होगा कैसे? बिल्कुल सिंपल सी बात है, तुम गैस को एनर्जी दो और वो उसको एब्जॉर्ब ना करे, पूरा किस में खर्च कर दे, वर्क डन में। हो गया तुम्हारा आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस में बस एक चीज़ ध्यान देनी है कि तुम जो भी हीट दो वो गैस एब्जॉर्ब नहीं करना चाहिए, क्योंकि एब्जॉर्ब करेगा टेम्परेचर बढ़ जाएगा, काम ख़त्म। तो हीट को अगर एब्जॉर्ब नहीं करना है तो कहाँ खर्च करेंगे सर? कहीं ना कहीं यूज़ करना होगा, वर्क डन में खर्च कर दो। तो दिस इज़ द आइसोथर्मल प्रोसेस, कि आइसोथर्मल प्रोसेस में जो भी तुम हीट दोगे सिर्फ और सिर्फ वो वर्क डन में खर्च होगी, एनर्जी में कोई भी चेंज नहीं होगा। ठीक है। नाउ फॉर आइसोकोरिक प्रोसेस। सर आइसोकोरिक प्रोसेस में तो हम सब जानते हैं वॉल्यूम में चेंज ज़ीरो होता है, और वॉल्यूम में चेंज ज़ीरो होता है तो सर वर्क डन भी ज़ीरो होता है, शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। और अगर वर्क डन ज़ीरो है तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू बोल सकते हैं कि नहीं, पहले बताओ? हाँ सर बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं। क्यों? जब भाई वॉल्यूम कांस्टेंट मतलब क्या हुआ कि इस पिस्टन को पकड़ के बैठे हो, नहीं ऊपर न नीचे, नहीं ऊपर कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट है तो मॉलिक्यूल जो भी एनर्जी रिसीव करेंगे डेल्टा क्यू से, जो भी एनर्जी रिसीव करेंगे वो वर्क डन में खर्च नहीं कर सकते, सिर्फ और सिर्फ उस एनर्जी को उनको अपने पास ही रखना है, वर्क डन में खर्च नहीं करना। तो अपने पास ही रखेंगे, इसका मतलब क्या हुआ कि वो पूरा एनर्जी किस में जाएगा, इंटरनल एनर्जी में जाकर स्टोर होगा। तो आइसोकोरिक प्रोसेस में क्या होगा कि वर्क डन तो करना नहीं है, तो आप जो भी मॉलिक्यूल को देंगे वो मॉलिक्यूल लेके अपने पास रख लेंगे और उनकी इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगी, वर्क डन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वर्क डन होगा नहीं, वॉल्यूम कांस्टेंट है। ठीक है। अच्छा, इसी में अगर मैं तुमको फॉर आइसोबारिक प्रोसेस, अगर आइसोबारिक प्रोसेस तुमको बताऊं तो बच्चों आइसोबारिक प्रोसेस में प्रेशर कांस्टेंट होता है, टेम्परेचर में भी चेंज होता है और वॉल्यूम में भी चेंज होता है। तो टेम्परेचर में चेंज होगा मतलब इंटरनल एनर्जी चेंज करेगी, वॉल्यूम में चेंज होगा मतलब वर्क डन भी होगा।
यानी आइसोबैरिक ऐसा प्रोसेस है जिसमें इंटरनल एनर्जी दोनों जगह खर्च होगी। कुछ इंटरनल जो हीट है वो दो जगह खर्च होगी, कुछ खर्च होगी इंटरनल एनर्जी में और कुछ जो है बेटा वो वर्क डन भी खर्च होगी। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर पे फॉर आइसोबैरिक प्रोसेस डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू कह सकते हैं। तो आइसोबैरिक प्रोसेस में जो भी तुम हीट एनर्जी दोगे, डेल्टा क्यू जो भी तुम दोगे वो दोनों जगह खर्च होगा, कुछ एनर्जी के फॉर्म में और कुछ वर्क डन के फॉर्म में। ठीक है, तो मेरे कहने का मतलब ये था बच्चों कि ये जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू, ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो है इसका रूप अलग अलग प्रोसेस में अलग अलग हो सकता है। किसी में ये जीरो हो जाएगा तो डेल्टा क्यू वर्क डन में खर्च हो गया, किसी में ये जीरो हो जाएगा तो डेल्टा क्यू एनर्जी में खर्च हो गया, किसी में दोनों में खर्च हो सकता है। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि ये एनर्जी किसी तीसरे में खर्च हो। ये कन्फर्म है कि डेल्टा क्यू जो तुम हीट दे रहे हो या तो एनर्जी में खर्च होगा या तो वर्क डन में खर्च होगा या दोनों में खर्च होगा, लेकिन कोई तीसरा जगह इसका यूज़ नहीं हो सकता। दैट इज़ द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स और कुछ नहीं है ये। ठीक है, बस समझ में आ रही है। एक बात और बस ध्यान रख लो कि साइन कन्वेंशन, जब किसी गैस सिस्टम को हीट दोगे सिस्टम को हीट दोगे, डेल्टा क्यू इज पॉजिटिव। जब किसी सिस्टम से हीट हम लेंगे, विल टेक हीट फ्रॉम द सिस्टम, इससे निकालेंगे, डेल्टा क्यू इज नेगेटिव। और ये वर्क डन को तो पता ही है, बाय द सिस्टम वर्क डन पॉजिटिव, ऑन द सिस्टम वर्क डन नेगेटिव। और ये पता ये घटेगा तो पॉजिटिव बढ़ेगा, घटेगा तो नेगेटिव, बढ़ेगा तो पॉजिटिव, दैट इज़ डेल्टा यू। और ये ऐसा नहीं कि सिर्फ फर्स्ट लॉ का यूज़ केवल आइसोथर्मल, आइसोकोरिक और आइसोबारिक में ही होगा, हर प्रोसेस में इसको हम लोग यूज़ करेंगे। वो तो एग्जांपल तुमको समझा दिया कि देखो इन तीन प्रोसेस में फर्स्ट लॉ को अप्लाई करने पर ये रिज़ल्ट मिलता है। आइसोथर्मल में डेल्टा क्यू डेल्टा डब्ल्यू में खर्च होगा, आइसोकोरिक में डेल्टा क्यू डेल्टा यू में खर्च होगा, आइसोबारिक में डेल्टा क्यू डेल्टा यू डेल्टा डब्ल्यू दोनों में खर्च होगा। लेकिन ऐसा कोई प्रोसेस नहीं होगा जिसमें डेल्टा क्यू इन दोनों के अलावा किसी तीसरे जगह खर्च हो जाए। दैट इज़ द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। मुझको सिर्फ आज फर्स्ट लॉ तुमको समझाना था। अब हम लोग अगले क्लास में आएंगे तो अलग अलग प्रोसेसेस में इस फर्स्ट लॉ को यूज़ करेंगे और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आज का सिर्फ इतना ही। जो भी डाउट है कमेंट में मुझको बताना, विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास। ठीक है, थैंक यू।